हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इमेजिन करिए कि आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसे कैंडीज बहुत ज्यादा पसंद है और आप एक बड़े से कैंडी स्टोर में जाते हैं। वहां पे आपको हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंडीज दिखती हैं, सब ब्राइट कलर्स में और टेम्पटिंग फ्लेवर्स में। आप सभी को ट्राई करना तो चाहते हैं, लेकिन आप उनमें से सिर्फ कुछ ही बाय कर सकते हैं क्योंकि आप उन सभी को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी कैंडीज पिक करनी है? फ्रेंड्स, ऐसा ही फील होता है अगर आप एक इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें से हम चूज कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बिलीव करते हो कि जितने ज्यादा ऑप्शंस आपके पास होंगे उतना बेहतर होगा, लेकिन जब बात म्यूचुअल फंड्स की आती है तो ऐसा केस नहीं है। बहुत सारी चॉइसेस होंगी तो आप कंफ्यूज्ड और ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे। एंड दैट्स नॉट द वर्स्ट, उससे भी बुरा है बहुत से इन्वेस्टर्स अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज तो ऑफन चेक ही नहीं करते। वो सिर्फ कपल ऑफ म्यूचुअल फंड्स के साथ स्टार्ट कर देते हैं और फिर ओवर टाइम ज्यादा और ज्यादा खरीदते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को बहुत मेसी बना रहे हैं। अल्टीमेटली एंड में उनके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं और उनमें से कई तो सिमिलर ही होते हैं ओवरलैपिंग पोर्टफोलियोज के साथ। पर ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ये ड्यूप्लीकेशन है और ये आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को हर्ट कर सकता है और आपके कॉस्ट यानी कि एक्सपेंस रेशियो को बढ़ा सकता है। लेकिन रुकिए, अब आप कहेंगे कि क्या डाइवर्सिफिकेशन करना इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा नहीं माना जाता? आई मीन, इजंट दिस व्हाट एवरी फाइनेंशियल एडवाइजर टेल्स यू टू डू? हर फाइनेंशियल एडवाइजर हमें यही तो बता रहा है ना। वेल, द आंसर इज यस एंड नो। डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन बुरा हो सकता है। आप देखिए, जब आप बहुत सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, अल्टीमेटली आप अपने रिटर्न्स को डाइल्यूट कर रहे होते हैं और बड़ी अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट कर रहे होते हैं। क्या आपको अपने पोर्टफोलियो में से एक्सेस इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को हटा देना चाहिए? और अगर ऐसा करना है तो कैसे करना चाहिए? दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं, इसलिए स्टे ट्यून्ड और आइए फाइंड आउट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी टर्न ऑन कर दीजिए जिससे कि आप हमारे सभी अमेजिंग कंटेंट से हमेशा अपडेटेड रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में से एक्सेस इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में से हट क्यों जाना चाहिए? दैट इज व्हाई यू शुड गेट रिड ऑफ एक्सेस इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इन योर पोर्टफोलियो। क्या आपको लगता है कि ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होने का मतलब है बेटर डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि ज्यादा बेहतर डाइवर्सिफिकेशन? दोस्तों फिर से सोचिए, मैं आपको 3 रीजंस देती हूं कि क्यों आपको अपने पोर्टफोलियो में से एक्सेस इक्विटी म्यूचुअल फंड से निकल जाना चाहिए। पहला, ये आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी कि कम कर रहे हैं और आपके एक्सपेंसेस या कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप बहुत सारे सिमिलर नेचर के यानी कि सिमिलर पोर्टफोलियो वाले म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करते हैं ना, जिनके कोर फंडामेंटल सेम ही होते हैं, तो इससे आपके रिटर्न्स डाइल्यूट हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट से हो रहे लॉसेस और गेन्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि हाई परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स से जो प्रॉफिट आ रहे हैं वो आपके पोर्टफोलियो के लो परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लॉसेस के अगेंस्ट कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। इसके अलावा हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है, यानी कि उसमें एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जो कि आपके रिटर्न्स को ओवर टाइम में खा जाती है। इसलिए एडवाइजेबल है कि आप अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के नंबर ऑफ अपने पोर्टफोलियो को लिमिट करें उन वेल चूजन वंस तक जो कि आपके रिस्क प्रोफाइल को, इन्वेस्टमेंट गोल्स को और टाइम होराइजन को सूट करता हो। नाउ सेकंड रीजन ये है कि इससे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ओवरलैप हो जाते हैं। दोस्तों, जब आप कई सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अल्टीमेटली यू एंड अप ओनिंग द सेम सेट ऑफ स्टॉक्स, यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट एक ही सेट ऑफ स्टॉक्स होते हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स से। इससे होता यह है कि आपका पोर्टफोलियो जस्ट लाइक एक इंडेक्स परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे कि निफ्टी 50 या फिर BSE सेंसेक्स एक्सेट्रा, बस ज्यादा हायर कॉस्ट के साथ, क्योंकि हायर एक्सपेंस रेशियो होता है इनमें।
तो आखिर इन एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के लिए ज्यादा पे करने की जरूरत ही क्या है, जब आप सेम रिटर्न्स एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड से पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानिए अगर आप 4 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप पाएंगे कि ये सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स सेम ही टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। क्यों? क्योंकि सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग लार्ज कैप फंड्स को अपने नेट एसेट्स का एटलीस्ट 80% सिर्फ उन्हीं टॉप 100 कंपनीज के स्टॉक्स में डालना ही होता है जो अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे टॉप 100 कंपनीज के तौर पे लिस्टेड हो। तो आप एक्चुअल में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो एक बेटर स्ट्रैटेजी ये है कि आप एक या दो लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें, या तो एक्टिव या तो पैसिव। पैसिव का मतलब इंडेक्स फंड, या फिर दोनों में कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, और इस तरीके से आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में सभी मेजर लार्ज कैप स्टॉक्स भी शामिल हो जाएंगे। थर्ड रीजन दोस्तों, कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स को होल्ड करेंगे तो इन सभी को एफिशिएंटली मैनेज करना बहुत हार्ड हो जाएगा ना। आपके पोर्टफोलियो में हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम्स कैसा परफॉर्म कर रही है इसका ट्रैक रखना एक बहुत बड़ा हैसल हो जाएगा, और ये भी जानना कि कब किसे चेंज करना है ये भी मुश्किल हो जाएगा। अगर ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज होगा तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि यार म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को चलो रिव्यू ना ही किया जाए। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अटेंशन नहीं देंगे तो आप अपनी कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पुअर परफॉर्मेंस के साइंस को मिस कर देंगे। हो सकता है कुछ फंड्स बहुत ही पीछे चल रहे हों, यानी कि लैग बिहाइंड कर रहे हों, और आपके रिटर्न्स को पुल डाउन कर रहे हों और आप इसको नोटिस ही नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ रीजंस कि क्यों आपको अपने पोर्टफोलियो में से एक्सेस एक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स से दूर हो जाना चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि किसी पर्सन के पोर्टफोलियो में कितने आइडियल नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स होने चाहिए। देखिए, ये एक काफी ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि आज सच कोई ना मैजिक नंबर नहीं है जो कि ये सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए काम करे। कुछ लोग इसे सिंपल रखना चाहते हैं, अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज सिर्फ 5 से 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स से स्टिक रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि डाइवर्सिफाई करना पसंद करते हैं और वो ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स ढूंढते हैं। सो रियली ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, आपके फाइनेंशियल गोल्स और टाइम होराइजन क्या है। तो अब बात करते हैं कि कुछ पॉइंट्स की जो आपको ये डिसाइड करने में आपकी मदद करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स होने चाहिए। आप अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट्स के ऊपर और नीचे जाने से, यानी कि मार्केट वोलेटिलिटी से आप बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं ना, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड स्कीम्स के नंबर्स को लिमिट ही करना बेहतर है। इस ट्रिक से आप अपने इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम कर देंगे और आप रातों में एक चैन की नींद सो पाएंगे। लेकिन आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ चांस लेने में घबराते नहीं हैं, दैट इज यू डोंट माइंड टेकिंग सम चांस विद इन्वेस्टमेंट्स, तो आप अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स रख सकते हैं। यानी कि आप अपने म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को भी बढ़ा सकते हैं और अपनी वेल्थ को जल्दी ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो आप ध्यान में रख सकते हैं ये डिसाइड करने के लिए इज व्हाट आर यू सेविंग फॉर, दैट इज आप आखिर किस बात के लिए सेव कर रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, अगर आपका एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल है, जैसे कि आप किसी फॉरेन हॉलिडे पे जाना चाहते हैं, उसके लिए पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, तब हो सकता है आप अपने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स को लिमिट कर दें। इसके अलावा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अटेन करने के लिए आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपका एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है, जैसे कि आप एक घर खरीदने के लिए कॉर्पस इकट्ठा कर रहे हैं या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तब आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा मोर नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप इन्वेस्टिंग के बारे में कितना जानते हैं। जी हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को लिमिट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट का एक ट्रैक रख पाएंगे और आप कॉस्टली मिस्टेक्स से बच पाएंगे।
लेकिन अगर आप एक मार्केट savvy इन्वेस्टर हैं तो हो सकता है कि आप चाहें कि अपने पोर्टफोलियो में आप ज्यादा नंबर ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स रखना चाहें। तो आइए अब बात करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैसे कम किया जाए। तो फ्रेंड्स, इसके पहले कि आप ये सोचें कि आप अपने पोर्टफोलियो में से इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के नंबर को कट डाउन करें, आपको खुद से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है। क्या? कि आखिर नंबर ऑफ इक्विटी फंड स्कीम्स को कम करने का रीजन क्या है। जी हाँ, एक बार जब इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियरली मिल जाएगा ना, तब अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जा सकते हैं कि पोर्टफोलियो में से इक्विटी फंड स्कीम्स के नंबर को कम करने के बेस्ट तरीके क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तरीकों की। देखिए, पोर्टफोलियो में से इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को रिड्यूस करने का पहला तरीका है कि जो ओवरलैपिंग स्टॉक्स वाले फंड्स हैं, यानी कि सेम सेट ऑफ स्टॉक्स हैं जिन फंड्स में, उसमें से एग्जिट कर जाइए। आप पहले ही समझ चुके हैं दोस्तों कि कैसे कई इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना जो कि सेम सेट ऑफ स्टॉक्स ही होल्ड करते हो, वो एक्चुअली आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को इम्पैक्ट कर रहा है ना। तो बेहतर है कि आप इनमें से कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से एग्जिट कर जाइए। आप फंड पिकर पोर्टफोलियो ओवरलैप टूल का यूज कर सकते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कौन सी आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिनमें ओवरलैपिंग पोर्टफोलियोज हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पे दिखाई गई इस लिंक पर विजिट करिए। नाउ हमने यहाँ पे एक रैंडम एग्जांपल के तौर पे पोर्टफोलियो ओवरलैप को चेक करने के लिए कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड वर्सेस HDFC टॉप 100 फंड को चूज किया है। तो आप स्कीम ए पे फिल करिए कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड रेग जी, और स्कीम बी पे HDFC टॉप 100 जी फिल करिए। अब आप गो बटन पे क्लिक करिए तो आप देख सकते हैं कि इन दो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पोर्टफोलियोज में अराउंड 83 to 85% कॉमन स्टॉक्स हैं। ऑल्सो इन दोनों स्कीम्स में एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो ओवरलैप है 70% का। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देखेंगे कि इनके पोर्टफोलियो में इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्या पोर्टफोलियो ओवरलैप है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन दो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बीच की ओवरलैपिंग स्टॉक्स क्या हैं, और फिर आप उन इक्विटी फंड से एग्जिट कर जाइए जिनमें एक बहुत ही हाई पोर्टफोलियो ओवरलैप हो। ऑल्सो ध्यान रखें कि दो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स जिनमें ओवर 60 to 65% ऑफ पोर्टफोलियो कॉमन है, ये एक काफी हाई ओवरलैप कहलाता है। नंबर 2, अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो में से एक्सेस इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स रिड्यूस कर सकते हैं, और वो है उन फंड्स को रिमूव करिए जिनका आपके पोर्टफोलियो में 5 से 7% से भी कम का वेटेज हो। सबसे पहले आप अपने पोर्टफोलियो में हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम्स का परसेंटेज देखिए। कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स का ऑफ कोर्स कम या ज्यादा वेटेज होगा दूसरों के कंपैरिजन में इन योर पोर्टफोलियो। अब आप उन फंड्स को सेल करना स्टार्ट कर दीजिए जिनका आपके पोर्टफोलियो में सबसे लोएस्ट वेटेज हो। तो उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स से रिड हो जाइए जो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का लेस देन 5 to 7% मेकअप करते हो। फ्रेंड्स, ये वो फंड्स हैं जिनमें हो सकता है आपने बहुत पहले इन्वेस्ट किया हो, या फिर आप उनमें SIP के थ्रू पैसा डालना बंद कर चुके हो, या फिर हो सकता है आपने इन म्यूचुअल फंड्स में बिना किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लान के अपने पास में कुछ स्मॉल अमाउंट्स इन्वेस्ट कर दी होंगी। तो इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स का आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत ही लो एलोकेशन है, और ये एज सच आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को बहुत ज्यादा हद तक इफेक्ट भी नहीं करते हैं। तो इवन अगर ये म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर भी जाएंगे, इनसे आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस में कोई बड़ा डिफरेंस आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका एलोकेशन इतना कम है कि आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस ये नहीं बनाने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। दोस्तों, कभी भी अपने पोर्टफोलियो में अंडर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मत रखिए। मैं आपको एक सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक्स बताती हूँ। अराउंड 64% इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने उनके रिस्पेक्टिव बेंचमार्क्स को पिछले 5 सालों में अंडर परफॉर्म किया है। एक रिपोर्ट में उन 167 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के परफॉर्मेंस को देखा गया जो कि मार्केट में 5 सालों से थे, और पता चला कि उसमें से सिर्फ 60 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने ही अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। इसका मतलब है कि 107 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसा करने में फेल हो गई। सो क्रूशियल है कि आप अपने पोर्टफोलियो में से जो अंडर परफॉर्मिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उसमें से निकल जाएं। अगर आपके पास कुछ ऐसे इक्विटी फंड्स हैं जो कि अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं, उस टाइम से जब से आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसको एग्जिट करना कंसिडर करिए। लेकिन सिर्फ लास्ट 2 इयर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही अपना ये डिसीजन मत लीजिएगा।
कम से कम ओवर 3 to 5 इयर्स के इक्विटी फंड्स के परफॉर्मेंस को देखिए, यानी कि आप ओवर 3 to 5 इयर्स के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को चेक करिए। आप अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं उनके बेंचमार्क और पीयर्स के कंपैरिजन में ओवर 3, 5 और 10 इयर्स। अगर आपके इक्विटी फंड स्कीम्स ने कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार अपने बेंचमार्क को और अपने पीयर्स को एक लंबे समय से अंडर परफॉर्म किया है तो समझदारी रहेगी कि आप इन फंड से निकल जाइए। अगला तरीका एक्सेस इक्विटी फंड से निकलने का है, थीमैटिक फंड्स को अवॉइड करिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने बहुत से पैसों को सेक्टोरल या फिर थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं जिससे कि वो जल्दी हायर रिटर्न्स कमा पाएं, और इस वजह से वो इन फंड्स यानी कि थीमैटिक फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं कुछ सेक्टर्स पे अपने शॉर्ट टर्म व्यूज के बेसिस पर ही। लेकिन ओवर टाइम अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे सेक्टोरल फंड्स या फिर थीमैटिक फंड्स हैं तो समझदारी है कि आप इनमें से कुछ फंड्स में से एग्जिट कर जाइए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये फंड्स एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए ऑफन सूटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये एक ही थीम पे फोकस कर रहे होते हैं ना, और ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी हो सकते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, ज़्यादा सेक्टोरल या थीमैटिक फंड कैटेगरीज ज़्यादा वॉलेटाइल रही हैं लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स के कंपैरिजन में। अगली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स को एक्सेस करिए। अगर आप एक्टिव फंड्स पिक करना चाहते हैं, आपको कुछ अच्छे फंड्स मिल जाएंगे मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में, बट डोंट गो ओवरबोर्ड विद देम। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जिनका एक हायर रिस्क टॉलरेंस होता है। वो आपको हायर रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में वो ज़्यादा वॉलेटाइल भी हो सकते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें, आप देख पाएंगे कि स्मॉल कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स का स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स के स्टैंडर्ड डिविएशन के कंपैरिजन में। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स बेटर रिटर्न्स ऑफर कर सकते हैं, लेकिन उनमें वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं तो आपको प्लान करना चाहिए कि इन स्कीम्स में से केयरफुली और ग्रेजुअली ओवर टाइम एग्जिट कर ले जाइए। इस तरीके से आप टैक्सेस और एक्सिट लोड के इफेक्ट को कम कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। तो अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स ना रखते हुए भी आप डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं? आंसर है कि आपको जरूरत है तो सही म्यूचुअल फंड्स पिक करने की, आपके फाइनेंशियल गोल्स के बेसिस पे, आपके टाइम होराइजन और रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पर। आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रेगुलरली चेक करना चाहिए और अंडर परफॉर्मर्स में से निकल जाना चाहिए। ऑल्सो एक राइट एसेट एलोकेशन करने से आपको मदद मिलेगी कि आपका पोर्टफोलियो अननेसेसरीली पम्प्ड अप ना हो कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स से, और इससे एक स्टॉक मार्केट क्रैश के दौरान आपके गेन्स प्रोटेक्टेड भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के वीडियो के बारे में। एज वी साइन ऑफ, प्लीज वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा जिससे कि आप हमसे कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस और थॉट्स हैं तो प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिएगा। हमें आपकी बातें सुनना बेहद पसंद है। ऑल्सो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में कितने इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। प्लीज ड्रॉप अ कमेंट एंड लेट अस नो। ऑल्सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ऐसे ही और इनक्रेडिबल कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bye bye and happy investing. Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.